जय हिंद एवरीवन। दिस इज अरुण सिंह तोमर, योर डिफेंस उस्ताद। तो आज हम करने वाले हैं मई 2022 के करंट अफेयर्स। ये जो करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं, ये सीडीएस एनडीए 1 2023 सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि जब सीडीएस 2 एनडीए 2 2023 होगा तब भी उतने रिलेवेंट रहेंगे, लेकिन तब हम क्या करेंगे, तब हम कवर करेंगे इनको अक्टूबर या सितंबर 2022 से। ठीक है, सितंबर 2022 या अक्टूबर 2022 हम इसको स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के लिए तकरीबन आपको 10 से 12 महीने के करंट अफेयर्स करने पड़ते हैं, ना कि 5 से 6 महीने के। तो इस करंट अफेयर सीरीज को फॉलो करिए और मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाएंगे सीडीएस और एनडीए में, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड रहा है कि भाई हमेशा 60% से लेकर 70% तक करंट अफेयर्स इसी करंट अफेयर्स में से आते हैं। ठीक है, ये जो शीट मैं प्रिपेयर करता हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही मैंने अच्छे लेवल के, टॉप नॉच लेवल के करंट अफेयर्स वो प्रिपेयर किए हैं। तो उसको फॉलो करिए एंड डू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल जो भी इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, इंडिया क्रिएट्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय साइमल्टेनियसली वेविंग 78,220 नेशनल फ्लैग्स। तो ये इवेंट कहाँ हुआ था? ये इवेंट हुआ वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव प्रोग्राम एट भोजपुर, बिहार। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट इज, व्हाट इज आयुष वीजा? तो देखो, इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया जल्दी ही आयुष वीजा कैटेगरी है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए स्टार्ट कर रहा है। ये कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो इंडिया में आकर आयुष थेरेपी के अंडर में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। तो ये जो अनाउंसमेंट है ये पीएम मोदी के द्वारा की गई थी जब वो ग्लोबल आयुष समिट का इनॉग्रेशन कर रहे, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट है गांधीनगर में, उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे। फिर नेक्स्ट इज, व्हाट इज प्रधानमंत्री संग्रहालय? ये क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी सीडीएस 2 2022 में प्रिपेयर्ड आ चुका है। और क्योंकि ये जो जून के, सॉरी मई के मंथ के जो आपके करंट अफेयर्स है, ये मेरे पिछले बैच का पार्ट थे एंड पिछले एग्जाम का पार्ट थे। तो फिर आप समझ सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का रहा है और किस तरह की इन्फॉर्मेशन मैंने करंट अफेयर्स में कवर की है। तो भाई, प्रधानमंत्री संग्रहालय जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया। वो ऑल्सो अबाउट द फर्स्ट टिकट टू एंटर द म्यूजियम। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये न्यू दिल्ली में है एंड इज अ ट्रिब्यूट टू एवरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी और टेन्योर इन द ऑफिस। सब के लिए भाई। ठीक है, फिर आता है, सुप्रीम कोर्ट पुट्स सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। तो भाई, सेडिशन लॉ बेसिकली है क्या? आपसे ये नहीं पूछा जाएगा सीडीएस में, एनडीए में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जो लॉ है उसको होल्ड पे कर दिया ना। वो एसएससी लेवल की चीजें हैं, ये थोड़ा सा एकदम ग्रेड अबव है, मतलब लेवल अप करके पूछा जाता है। तो भाई आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई सेडिशन लॉ बेसिकली क्या है, या फिर उसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए जाएंगे, कुछ फीचर्स दे दिए जाएंगे। तो सेडिशन लॉ सबसे पहले आता है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी के अंडर में। इसका मतलब है, whoever by words either spoken or written or by signs or by visual representation otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life। जो भी इंसान अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने कहने के थ्रू, अपने लिखने के थ्रू, किसी साइंस के द्वारा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब कार्टून से, ड्राइंग के थ्रू, कोई भी इंसान किसी तरह की नफरत या फिर दूसरे के लिए घृणा का भाव लाता है, या फिर लोगों को भड़काने का काम किया जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फिर उसको जो है वो सेडिशन लॉ के अंडर में कार्रवाई चल सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिलहाल उसकी डेफिनेशन को क्लियर ना होने के कारण, या फिर कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जुडिशियल एक्टिविज्म का प्रयोग करके उस चीज को अभी होल्ड पे डाल दिया। नेक्स्ट इज ग्लोबल कोविड समिट 2022। तो कोई भी ऐसे समिट होती है तो उनकी थीम पता होनी चाहिए। थीम क्या है इसकी? प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फैटीग एंड प्रायोरिटाइजिंग प्रिपेयर्डनेस। दैट्स इट। योगा डे की जैसे थीम पूछी थी ना, वैसी इसी की थीम पूछी जाती है। फिर आता है, वो इज देवा साहयम पिल्लई। तो भाई देखो, देवा साहब पिल्लई कौन है? ही वॉज डिक्लेयर्ड सेंट, उनको संत की उपाधि दे दी गई पोप फ्रांसिस ने इन एट द वेटिकन ऑन May 15, 2022। 18th सेंचुरी में वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे किंगडम ऑफ ट्रेवनकोर के अंडर में। उनका दूसरा नाम लजारस भी है। देवा साहेब जो है हैड बिकम द फर्स्ट इंडियन लेमैन टू गेट सेंटहुड फॉर व्हाट द वेटिकन कॉल्स एंड्यूरिंग इंक्रीजिंग हार्डशिप्स। बहुत ज्यादा कष्ट झेले, इसीलिए उनको संत वाली उपाधि जो है वो दे दी गई।
अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991। तो भाई देखो, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये है क्या। तो रिलीजियस रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 है, इट बार्स कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। कोई भी पूजा या पाठ या फिर कोई भी जगह है उसको बदलने को लेके मनाही है। एंड प्रोवाइड्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एज इट एग्जिस्टेड ऑन द 15th ऑफ अगस्त 1947। कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है उस जगह का, उस वर्शिप का, अगर वहां मस्जिद है तो वहां पर नमाज पढ़ी जाएगी, अगर मंदिर है तो मंदिर रहेगा, जैसा वो 15th डे ऑफ मतलब 15 अगस्त 1947 पे हुआ करता था। सिंपल सी चीज है कि भाई ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, तो भाई प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 वाज ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन जुलाई 11 1991। ठीक है, 1991 में ये लाया गया था बाय देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ड्यूरिंग द पीक ऑफ राम मंदिर मूवमेंट। न्यूज में क्यों है, क्योंकि जो ऑन गोइंग ज्ञान वापी मॉस्क जो मैटर चल रहा था उसकी वजह से इसको लाइमलाइट में आया, जहां पर एक शिवलिंग जो है वो वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान पाया गया था। तो इस एक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वर्जन ऑफ वर्शिप जो है और जो भी रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करना है वो 15 अगस्त 1947 के हिसाब से मेंटेन करना है। ये जम्मू एंड कश्मीर के अलावा बाकी सारी ऑल इंडिया में लागू होता है। इसके साथ साथ ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में अप्लाई नहीं होता। फिर ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, तो इंडिया की जो आशा वर्कर्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वर्कर्स होती हैं, उनको क्या है, उनको जो ग्लोबल हेल्थ अवार्ड है, लीडर्स अवार्ड है, वो 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्रदान किया गया। फिर आता है सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट द इंटर स्टेट काउंसिल। तो भाई देखो, इंटर स्टेट काउंसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पॉलिटी में मैं बहुत अच्छे से कवर करवाता हूँ। सेंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं और इंटर स्टेट काउंसिल्स होती हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो कब सेटअप की गई थी, तो सेंटर ने अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया है इंटर स्टेट काउंसिल्स को, जिसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अच्छे तरीके से चीजों का चलना। ठीक है, फेडरलिज्म का जो फीचर होता है वो पॉलिटी में पढ़िएगा, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। अभी शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स की शेयरिंग को लेके होता है। तो ये जो काउंसिल होती है इसको इसके चेयरमैन को होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अभी जो नरेंद्र मोदी हैं। इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के और यूटीज के इसमें इंक्लूडेड रहते हैं विद द लेजिस्लेचर एंड 6 यूनियन मिनिस्टर एट एज इट्स मेंबर्स। 6 यूनियन मिनिस्टर्स रहते हैं, चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं सारे स्टेट्स के और उन यूनियन टेरिटरीज के जिनके पास खुद की विधानसभाएं हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अभी क्या होगा, जो क्या बोलते हैं, इस काउंसिल में 10 यूनियन मेंबर जो हैं वो परमानेंट इनवाइटीज के तौर पे रहेंगे। 10 यूनियन मेंबर जो हैं वो परमानेंट इनवाइटीज के तौर पर रहेंगे। परमानेंट इनवाइटीज जो रहते हैं, जो भाई पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते इनकी मीटिंग में। ठीक है, पहले 4 हुआ करते थे, अब 10 मेंबर्स इन लोगों ने कर दिए हैं। इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी है काउंसिल की, उसको भी थोड़ा सा रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है। स्टैंडिंग कमेटी के हेड कौन होते हैं, उसके हेड होते हैं यूनियन जो गृह मंत्री होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, वो फिलहाल उसके हेड हैं। स्टैंडिंग कमेटी में आपके 4 यूनियन मेंबर रहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सीएम रहते हैं, 8 स्टेट्स के सीएम रहेंगे इसमें। एंड हाँ, ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल कब सेटअप की गई थी, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू मई 28 1990 में आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में इसको सेटअप किया गया था। ठीक है, रोल क्या रहता है इंटर स्टेट काउंसिल का, तो भाई इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कस करना सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, तो रिकमेंडेशंस देना। ठीक है, ताकि पॉलिसीज और एक्शंस के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके उनके बीच में। जो भी जनरल इंटरेस्ट रहते हैं स्टेट्स के, वो सब चीजें यहाँ पर उठाई जाती हैं। स्टैंडिंग कमेटी का रोल क्या रहता है, स्टैंडिंग कमेटी का रोल रहता है कि कंटिन्यूअस कंसल्टेशंस मेंटेन करना एंड प्रोसेस मैटर्स, ऐसे मैटर्स को प्रोसेस करना जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज पीएम मोदी अटेंड्स क्वाड समिट इन जापान। तो क्वाड क्या है, क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है क्वाड समिट हुई है, ये कहाँ हुई है, ये हुई है टोक्यो में, जापान में।
ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है दैट इज मेंटेन्ड बाय टॉक्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। ये समिट सबसे पहले स्टेब्लिश कहाँ हुई थी? 2007 में स्टेब्लिश हुई थी, ये 2008 तक चली, फिर से रीस्टेब्लिश उसको 2017 में बातचीत के थ्रू किया गया। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022। तो टॉम ऑफ सैंड यानी कि रेत समाधि हिंदी में जिसका नाम था, गीतांजलि श्री उसके ऑर्डर हैं, उनको फर्स्ट हिंदी नोबल टू विन बुकर प्राइज। नेक्स्ट इज नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। एजुकेशन मिनिस्ट्री रिलीजेस नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट। नेशनल अचीवमेंट सर्वे है क्या? नेशनल अचीवमेंट सर्वे बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा है ये असेस करता है हेल्थ ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, इन द कंट्री वाई कंडक्टिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन सर्वे। ये एक असेसमेंट टाइप का है, एवोल्यूशन सर्वे इन लोगों ने डिजाइन किया है जो स्टूडेंट्स का करते हैं, उनकी लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को देखते हैं कि भाई कितना उन्होंने सीखा, कितना उन्होंने पढ़ा, उससे पता चलता है कि भाई स्कूल सिस्टम कितना इफेक्टिव है। क्लास 3rd, 5th, 8th और 10th के लेवल पे हर 3 साल की साइकिल में इसको कंडक्ट किया गया। तो नेशनल सर्वे 2001 कंडक्ट कब किया? ऑब्जेक्टिव क्या था? इज टू, मैं जैसे बताया, इज टू इवेल्युएट चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड लर्निंग कॉम्पिटेंसीज। ये एक इंडिकेटर है बहुत बड़ा ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS 2001 जो रिपोर्ट है, ये बहुत सारी चीजों पर बेस्ड है, बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। जैसे डिसएग्रीगेशन किया गया है जेंडर्स का, मतलब मेल और फीमेल, इनकी अलग रिपोर्ट ली गई है। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल देखा गया कि गवर्नमेंट वाले कैसे हैं, गवर्नमेंट एडेड मतलब जिनको गवर्नमेंट हेल्प करती है, और टोटली प्राइवेट अनएडेड कैसे रहते हैं। फिर एरिया वाइज देखा गया कि रूरल और अर्बन, गांव वाले इलाके जो हैं, जो सिटीज वाले इलाके हैं, सोशल ग्रुप्स के हिसाब से देखा गया है, शेड्यूल कास्ट वाले, शेड्यूल ट्राइब वाले और बाकी बैकवर्ड कम्युनिटीज और जनरल वाले। इन सब पैरामीटर्स पे, इन सब इंडिकेटर्स पे नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की रिपोर्ट बनाई गई है। नेक्स्ट इज SS मुंद्रा। SS मुंद्रा जो है वो BSc के चेयरपर्सन है। जनरली आपसे नाम भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसके साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो BSc लिमिटेड क्या है? BSc लिमिटेड यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSc, जिसको इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, जो दलाल स्ट्रीट मुंबई पर लोकेटेड है। ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी 1875 में बाय प्रेमचंद रॉयचंद ने। एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और 10th ओल्डेस्ट है वर्ल्ड में। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो BSc वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है भाई 276.713 लाख करोड़, बहुत ज्यादा भाई। फिर एक और खबर है भाई इसके साथ में, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार जो सक्सेना है, उनको नई दिल्ली का, उनका, हाँ करो, उनको, विनय कुमार सक्सेना को नई दिल्ली का लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बना दिया गया। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI प्रोजेक्ट। तो देखो ये 5 साल का इनिशिएटिव है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसमें इंक्लूडेड है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इसमें इंक्लूडेड है, स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें इंक्लूडेड है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO उसके मॉनिटर और ट्रीटमेंट, हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए इसमें इंक्लूडेड है। ये नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। इसमें तकरीबन 21 लाख पेशेंट्स हैं वो इनरोल्ड है। 13,800 हेल्थ फैसिलिटीज भी इसमें इंक्लूडेड है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इनरोलमेंट है, दैट इज 27%। हाइपरटेंशन होता क्या है? हाइपरटेंशन इज बेसिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ऑफ मोर देन और इक्वल टू 140 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेवल ऑफ मोर देन और इक्वल टू 90 mmHg। अब चलिए स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो स्पोर्ट में सबसे पहले IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। हर्षदा जो शरद गरुड़ है, वो इंडिया के पहले वेट लिफ्टर बन गए टू विन अ गोल्ड मेडल एट द IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन हेराक्लियन, ग्रीस। ठीक है, ये इसका मैस्कॉट है। उसके बाद थॉमस कप फाइनल 2022। तो भाई इंडिया है बिकम थॉमस कप चैंपियंस। ठीक है, इंडोनेशिया को हराया है, थॉमस कप चैंपियन इंडिया वाले बने हैं। किदम्बी श्रीकांत यानी कि के श्रीकांत हैं, ही बीट जोनाथन क्रिस्टी इन दिस गेम। नेक्स्ट इज IPL 2022 फाइनल। तो भाई पहले मैं IPL से रिलेटेड कवर नहीं करता था, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई IPL 2022 के फाइनल्स हैं गुजरात टाइटंस, पहली बार इंक्लूड हुई थी ये टीम और पहली बार में इन्होंने जीत लिया। पर्पल कैप यजुवेंद्र चहल को मिली है और ऑरेंज कैप वाज गिवन टू जॉस बटलर। फिर
इसके साथ साथ FIH की जो वर्ल्ड रैंकिंग है, फेडरेशन ऑफ क्या बोलते हैं इंडियन हॉकी, तो वर्ल्ड सॉरी इंटरनेशनल हॉकी, उसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग्स है उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 4th पे आ गई। वुमेन जो टीम है वो 6th पोजीशन पे है। फिर एक और खबर है, निखत जरीन। निखत जरीन जो है वो इंडिया की गोल्ड मेडल मेडल विनर रही है, कहां पर, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। फिर आता है खेलो इंडिया। तो खेलो इंडिया का मैस्कॉट और उसका लोगो, मैस्कॉट का नाम क्या है, मैस्कॉट का नाम है धाकड़। ठीक है, धाकड़ नाम है मैस्कॉट का। कौन सा जो स्टेट है वो उसको होस्ट करेगा, तो हरियाणा की जो पंचकुला है और कुछ नियर बाई सिटीज हैं, वो 4th एडिशन ऑफ यूथ गेम्स फ्रॉम 4th जून टू 13th जून है, वो पंचकुला और बाकी सिटीज में होस्ट करेंगे। अब आते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आता है शिगेला। व्हाट इज शिगेला? तो शिगेला इज वन ऑफ द मेजर बैक्टीरियल कॉजेज ऑफ डायरिया वर्ल्ड वाइड। ये एक बैक्टीरिया है जो एंटेरोबैक्टर फैमिली को बिलोंग करता है, जो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन के अंदर में रहता है। नॉट ऑल ऑफ विच कॉज डिसीज इन द ह्यूमन, सबसे ह्यूमंस को डिसीज वगैरह नहीं होती है। शिगेला बेसिकली इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और आपकी डायरिया की वजह बनता है। समटाइम्स ब्लडी डायरिया आता है, फीवर होता है और स्टमक पेन भी आता है। ठीक है, ये एक फूड और वाटरबोर्न इन्फेक्शन है, जो कोई भी कंटामिनेटेड फूड, अनवॉश्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह खाएंगे तो आपको हो सकता है। नेक्स्ट इज ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022। तो भाई भारत ड्रोन महोत्सव 2022 इनॉग्रेट किया पीएम मोदी ने प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। किसान ड्रोन पायलट्स और बहुत सारे ओपन एयर ड्रोन डेमोस्ट्रेशन हैं वो सब हुए। तकरीबन 70+ एग्जीबिटर्स जो थे उन्होंने अपने ड्रोन वाले अलग अलग यूजेस दिखाए हैं। और इस ड्रोन फेस्टिवल में कई सारे ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, फ्लाइंग डेमोस्ट्रेशंस होंगे, पैनल डिस्कशंस होंगे, प्रोडक्ट लॉन्चेस वगैरह ये सब किया जाएगा। नेक्स्ट इज वेस्ट नाइल फीवर इन केरला। तो भाई वेस्ट नाइल फीवर है क्या? तो यूएस सेंटर ऑफ फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से वेस्ट नाइल फीवर इज द लीडिंग कॉज ऑफ मॉस्किटो बोर्न डिजीजेस। अभी तक क्या है कि ये सारे के सारे जितने आपके मॉस्किटोज होते हैं उन सब में पाया गया है। सिर्फ जो कॉमन वाले होते हैं ना, क्लोएक्स होता है, एनोफिलिस होता है, एडीज होता है, इनके अलावा जो लेसर नोन वाले हैं, ठीक है, मेंसोनिया है, क्यूलिसेटा है, सोरोफोरा है, इन सब के अंदर भी भाई वेस्ट नाइल फीवर के जो मॉस्किटोज में पाया गया है। ठीक है, कौन कौन से रीजन में सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये? सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये मिडिल ईस्ट में। ठीक है, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, पहला जो केस आया था ना वो आया था युगांडा में 1937 में। युगांडा में एक वुमेन में 1937 में आया था। और जो वायरस, अब वर्ड्स में कब इसको आइडेंटिफाई किया गया था, वो किया गया था नील डेल्टा रीजन में 1953 में, इसीलिए इसका नाम है वेस्ट नाइल फीवर। फिर आता है आईओसी पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मिथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले कि भाई M15 पेट्रोल होता क्या है? M15 का मतलब 15% मिथेनॉल रहेगा, 85% पेट्रोल रहेगा। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो असम की तिनसुकिया में क्यों स्टार्ट किया गया? तो ये पायलट प्रोजेक्ट है तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में किया गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के थ्रू, क्योंकि वहां पर मेथनॉल जो है इजिली अवेलेबल है, जो असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इन द विसिनिटी ऑफ दिग्बोई रिफाइनरी में बनाया जाता है, इसलिए वहां पर किया गया। अब भाई इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ठीक है, इसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वगैरह होते हैं वो आपके कम होते हैं, तकरीबन 5 से लेके 10% तक। ठीक है, 15% का अगर मेथनॉल जो है पेट्रोल में ब्लेंड करोगे तो जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं वो 5 से 10% तक कम हो सकते हैं। इसके साथ जो पर्टिकुलेट मैटर होता है जो इनके अंदर, वो भी 20% तक कम हो सकता है। ठीक है, NOx वगैरह हो गया, SOx वगैरह हो गया, ये सब अर्बन एयर क्वालिटी को काफी सुधार सकते हैं। ठीक है, और वो पेट्रोल को अगर मेथनॉल के साथ में आप ब्लेंड करोगे तो जो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस हैं उससे भी आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। क्यों? हमें इंपोर्ट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, फ्यूल इंडिपेंडेंस देता है हमें, इंपोर्ट बर्डन से हमें क्या बोलते हैं, तकरीबन 15% जो हमारा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, वो हमारा कम हो सकता है इसके थ्रू। ठीक है, और जो कोल रिजर्व्स हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसको भी हम मेथनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेथनॉल बेसिकली क्या होता है? मेथनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, CH3OH का फॉर्मूला होता है। ये लाइट वोलेटाइल कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब मेथनॉल कौन कौन से सोर्सेज से प्रोड्यूस किया जाता है?
तो मेथनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, जो इंडियन हाई एश कोल होता है वहां से प्रोड्यूस किया जाता है, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से, नेचुरल गैस से, बायोमास से, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से जो हमारे घरों से निकलता है, और जो थर्मल पावर प्लांट में CO2 होता है उससे भी प्रोड्यूस किया जाता है। मेथनॉल एथेनॉल से डिफरेंट कैसे है? एथेनॉल इज सी, मेथनॉल आपका CH3OH होता है और इथेनॉल होता है C2H5OH। ठीक है, मेथनॉल में आपका सिर्फ कार्बन एक कार्बन होता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी एक अटैच रहता है, जबकि अगर आप इसमें देखेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो एक अटैच रहता है लेकिन कार्बन यहाँ पर 2 हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक और टर्म आता है डाई मिथाइल ईथर। तो डाई मिथाइल ईथर यानी कि DME, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3OCH3। ठीक है, ईथर का आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा। ईथर मतलब ऑक्सीजन एटम होता है, उसके साथ में 2 ग्रुप जुड़े रहते हैं, एराइल और अल्काइल में से कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो डाइमिथाइल ईथर डेरिवेटिव है मेथनॉल का। प्रोडक्शन ऑफ DME इज विया द डिहाइड्रेशन ऑफ मेथनॉल। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। फिर इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। तो भाई इथेनॉल प्लांट क्या है? बेसिकली जो बनाया गया है दूसरा, ये एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है। जनरली क्या होता है बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट प्लांट डेवलप्ड सिंस द सेंटर गिव द गो हेड टू बिहार इथेनॉल प्रोडक्शन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021। ये DDGS भी प्रोड्यूस करेगा, मतलब डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विद सॉल्युबल, एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस करेगा जिसको एनिमल फीड मतलब चारे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 10 साल का एथेनॉल परचेज एग्रीमेंट है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब 10 साल तक ये इनसे ऑयल खरीदेंगे खरीदेंगे। ये प्लांट बिहार को उसकी इथेनॉल प्रोडक्शन में हेल्प करेगा और इसके साथ साथ शुगर केन, मेज और राइस वगैरह हैं, इससे इनकी फ्यूल नीड्स भी पूरी होंगी। तो भाई ZLD क्या होता है? ZLD जो प्रोसेस होता है ये एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से लिक्विड वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है और वाटर यूसेज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। अब बिहार में फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं इसको प्रोड्यूस करने की? तो सबसे पहले एबिंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है बिहार में। ठीक है, मेज क्रॉप्स होती हैं आपकी, हर साल बिहार में उनको हार्वेस्ट किया जाता है, शुगर केन, ब्रोकन राइस वगैरह, जो कंजप्शन के लिए नहीं होती। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा है बहुत सारी वाटर बॉडीज की वजह से, और लेबर की अवेलेबिलिटी। ठीक है, लेबर जो है रिलेटिवली चीप प्राइस पे यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो इथेनॉल मैंने आपको बताया था जैसे क्लियर कलरलेस ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, केमिकल सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स। हाँ, इसके साथ इथेनॉल प्रोड्यूस कैसे होता है? तो इथेनॉल जो आपको प्रोड्यूस होता है वो बायोमास यानी कि प्लांट मटेरियल्स के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस किया जाता है, या फिर पेट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जैसे कि इथिलाइन हाइड्रेशन, ठीक है, उसके थ्रू भी ये प्रोड्यूस किया जाता है। बायो इथेनॉल क्या होता है? बायो इथेनॉल जो होता है वो आपका बायोमास जो होता है, बायो इथेनॉल उससे प्रोड्यूस, इससे सॉरी हाँ, इथेनॉल आपका प्रोड्यूस किया जाता है एक बायोमास जिसको बोलते हैं बायो इथेनॉल, वहां से प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि स्टार्च और शुगर बेस्ड जो फीड स्टॉक्स होते हैं जैसे कि कॉर्न हो गया, शुगर केन वगैरह हो गए, बाकी प्लांट मटेरियल होते हैं, वहां से जनरेट होता है। नेक्स्ट इज GST कलेक्शन इन अप्रैल 2022 टच टू ऑल टाइम हाई। तो भाई अप्रैल 2022 में जो 20% इंक्रीज हुआ अप्रैल 2021 से GST कलेक्शन में। ठीक है, कुछ रीजंस जो हैं वो किस वजह से? इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया की बढ़ गई। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी कोविड के बाद में काफी फास्टर पेस पे बढ़ी है। इंप्रूव कंप्लायंस, मतलब लोगों ने टैक्स पे करना स्टार्ट कर दिया। बेटर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इनेबलिंग टैक्स पेयर्स टू फाइल टाइमली रिटर्न्स। इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट एक्शन जो है वो भी टैक्स एविडेंस के खिलाफ काफी ज्यादा चलाए गए, इसीलिए ज्यादा बेटर टैक्स कलेक्शन हो गया। स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में बढ़ा है जिसमें 33% इंक्रीज हुआ है। इसके साथ साथ GST कलेक्शन जो है 20% से ऊपर रहा है महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, हरियाणा में और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट इज रुपी हिट ऑल टाइम लो ऑफ 77.42 अगेंस्ट $। तो रीजंस फॉर रुपीज रिकॉर्ड लो फॉल क्या क्या है? स्ट्रॉन्गर USD, US डॉलर जो है वो ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। रुपी कमजोर नहीं हुआ है एज पर से जो निर्मला सीतारमन ने कहा था, वो बेसिकली स्टेटमेंट सही है। कोई चीज मजबूत हो रही है इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी चीज कमजोर हो रही है, कोई चीज मजबूत हो रही है तो अपने आप में हो रही है। तो यहाँ पर जो डॉलर है वो थोड़ा सा मजबूत हुआ था, इसीलिए रुपी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई।
एशियन करेंसीज का वीक होना, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, रशिया यूक्रेन वॉर का चलना, एफआईआई आउटफ्लो का होना और रेपो रेट जो है हाइक बाय आरबीआई टू टैकल इन्फ्लेशन। रेपो रेट जो हाइक हुआ था आरबीआई के थ्रू, कितना हुआ था? जो रेपो रेट आरबीआई ने कितनी बढ़ाई थी? 40 बीपीएस से उसको 4 पॉइंट, सॉरी, हाँ, नहीं 4 बीपीएस होना चाहिए, 4 बीपीएस को 4.40 परसेंट उसको बढ़ाया गया। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं कि इम्प्लीकेशन क्या है रुपी के डिवेल्यूएशन के, हाउ विल दिस इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी। तो देखो, सबसे पहले इसमें आता है एक्सपोर्टर्स बेनिफिट। ठीक है, ये जो एक्सपोर्टर हैं वो इंडियन रुपी के डिप्रिसिएशन से उनको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको फॉरेन करेंसी पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीज में मिलती हैं, तो उनको एक हायर अमाउंट मिलेगी। ठीक है, जो आईटी और फार्मा कंपनीज हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग्स मिलेंगी। इसके साथ साथ इंपोर्टर्स टू पे एक्स्ट्रा, जो इंपोर्टर्स होंगे भाई आपके, उनको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो रुपी की वैल्यूएशन डॉलर के अगेंस्ट में है उसमें गिरावट हुई है, तो ट्रांजैक्शन जो डॉलर में कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्योंकि रुपी की वैल्यू कम हो चुकी है। फिर इन्फ्लेशन जो राइज हुआ है पेट्रोल और डीजल प्राइसेस में, तो जो डिप्रिसिएशन हुआ है रुपी का, उसकी वजह से जो इंपोर्टेड गुड्स हैं लाइक आपके क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, ठीक है, तो इन सब में क्या हुआ है, इसमें इंपैक्ट आया है। ठीक, इंडिया तकरीबन अपनी 3/4 ऑयल का रिक्वायरमेंट होता है वो इंपोर्ट कराता है, तो कभी भी हायर प्राइस होते हैं तो एशिया में सबसे ज्यादा इंपैक्ट इंडिया को पड़ता है। ठीक है, सो द डिप्रिसिएशन ऑफ रूपी विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन क्रूड ऑयल इंपोर्ट विल, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह है वो भी बढ़ जाएगी। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो भाई जो भी मंडियों में सामान आता जाता है उनका भी प्राइस ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंज टू बिकम एक्सपेंसिव। तो रुपए की वैल्यू गिर गई है तो फिर फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो जाएगी कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। अगर किसी का लोन जो है वो डॉलर्स में है, ठीक है, तो भाई इंडियन रुपी है वो कमजोर हो जाएगा, तो भाई उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी बोरोइंग जो है वो थोड़ा सा रिस्कियर हो जाएगा, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी के अगेंस्ट में। और सबसे लास्ट ये है कि भाई इनवर्ड रेमिटेंसेस टू इंक्रीज, मतलब जो भी एनआरआईज हैं, ठीक है, जो इंडिया में पैसा वापस भेजते हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या बोलते हैं, उसमें भी काफी मेजर जंप देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉरेन करेंसी जो है वो इंडियन रुपी में चेंज हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके थ्रू इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा रुपी के यूएस डॉलर के अगेंस्ट वीकेन होने पे। ठीक है, एक्सपोर्टर टू बेनिफिट, importers to pay extra, inflation rise in petrol and diesel prices, foreign currency exchange to become expensive and inward remittances to increase। ये सब रीजंस थे जो मैंने आपको अभी बताया। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज व्हाई आटा प्राइसेस इन इंडिया आर गोइंग अप। आटे की जो प्राइसेस है वो क्यों बढ़ रही हैं? तो द स्टडी इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्लोर इज बिकॉज ऑफ द राइज इन व्हीट प्राइसेस अमिड्स द फॉल इन प्रोडक्शन। व्हीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो रहा है क्योंकि यूक्रेन के साथ में रशिया का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से इंडियन व्हीट की ओवरसीज डिमांड है वो ज्यादा। इसके साथ साथ जो इंक्रीज डोमेस्टिक प्राइस है डीजल की, उसकी वजह से भी आटे की और जो गेहूं है, इन दोनों की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखें तो जो रिटेल इन्फ्लेशन है नॉन पीडीएस व्हीट आटा का, वो 7.77% मार्च 2022 में है। ठीक है, जो क्या बोलते, इससे पहले कब था? इससे पहले मार्च 2017 में कितना था? 7.62, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे थे। उसके बाद नेक्स्ट इज कि व्हाई देयर इज अ फॉल इन व्हीट आउटपुट इन इंडिया, कि भाई व्हीट आउटपुट में क्यों इंडिया इतना प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा। तो देखो, जो व्हीट है, औसत जो ब्रेड है, जो फ्लोर है, आटा है, उसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। व्हीट आउटपुट हमारा कंट्री का थोड़ा सा कम हो गया है। अगर व्हीट प्रोडक्शन को देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना एस्टिमेट कर रखा था, 110 मिलियन टन 2021-2022 के लिए इसको एस्टिमेट कर रखा था, जो हमारे प्रोडक्शन से काफी ज्यादा है। प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा? 109.59 मिलियन टन। ठीक है, तो जो सेकंड एडवांस एस्टिमेट जो रिलीज किया था उसके बाद रिफॉर्म करके मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, उसमें क्या टोटल व्हीट आउटपुट 111.32 मिलियन टन रखा गया। लेकिन हीट वेव चली भाई, ठीक है, हीट वेव की वजह से, जैसे कि इस साल भी गर्मी जल्दी आ गई है, क्लाइमेट चेंज मेरे ख्याल से, फिर एल नीनो, जो भी रीजंस हैं,
तो इंक्रीज टेम्परेचर हुआ मार्च में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि भाई वीट का प्रोडक्शन है वो अब ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल वीट प्रोडक्शन फॉर 2021 एंड 2022 माइट शॉर्ट फॉल ऑफ द माइट फॉल शॉर्ट ऑफ द टारगेट। ठीक है, इसलिए जो वीट आउटपुट है वो भाई आपका कंट्री में थोड़ा सा कम है। इसी से रिलेटेड दूसरी न्यूज, इंडिया वीट एक्सपोर्ट बैन। इंडिया ने वीट एक्सपोर्ट्स को बैन क्यों कर दिया और इससे ग्लोबल वीट प्राइसेस पे क्या असर पड़े? तो देखो, ग्लोबल वीट प्राइसेस जो हैं मई 16 2022 के बाद में बढ़ने स्टार्ट हो गए। तो उसकी वजह से इंडिया ने क्या किया कि वीट एक्सपोर्ट को बाहर भेजने पे बैन कर दिया। ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है। ग्लोबल वीट प्राइसेस जो हैं वो किस वजह से बढ़ रही है? रशिया से इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो हुआ फेब में, उसकी वजह से। तो यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन आपका एग्रीकल्चरल पावर हाउस के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, कितना? अराउंड 12% ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट जो है वो यूक्रेन से होता है। The rise in wheat prices combined with poor harvest and shortages in fertilizers have fueled inflation globally। इसकी वजह से कई जगह पर जो है अकाल की स्थिति पैदा हो गई है और सोशल अनरेस्ट जो पुअर कंट्रीज हैं, गरीब देश हैं, वहां पर हो रहा है। तो इंडिया ने क्यों इसको बैन किया? तो मेजर रीजंस अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने टेम्परेरी बैन किया वीट एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वीट का प्रोडक्शन है वो कम है और डोमेस्टिक जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं। डोमेस्टिक आटा प्राइसेस तकरीबन 20 से 40% है, उनमें इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में। अब हो क्या रहा था कि कुछ जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स ये कर रहे थे कि वो ट्रेडर्स को बेच रहे थे, व्यापारियों को बेच रहे थे, गवर्नमेंट को नहीं बेच रहे थे। तो इससे हुआ ये कि जो ग्लोबल वीट प्राइसेस वो बढ़ने लगी। गवर्नमेंट चिंता में आ गई कि भाई हमारे पास जो 20 मिलियन का बफर स्टॉक है जो हमने पैंडेमिक के लिए रखा हुआ था, वो पैंडेमिक की वजह से खत्म हो गया। तो अब ये जो बाकी व्यापारी को बेच रहे हैं वो उसको इकट्ठा कर रहे हैं और ब्लैक मार्केटिंग टाइप की हो रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम अपने खुद के 1.4 बिलियन लोगों की फूड सिक्योरिटी के लिए चिंतित हैं, क्योंकि बाहर तो भाई वीट प्राइसेस बढ़ रही हैं और अकाल की स्थिति हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो एक्सपोर्ट है वो अनरेगुलेटेड नहीं होगा। एक्सपोर्ट आपका अनरेगुलेटेड नहीं होगा, उसको इकट्ठा किया जा सकता है कालाबाजारी के पर्पज से। और इसीलिए जो फूड रिक्वायरमेंट है, जो वनरेबल नेशंस है, वनरेबल पीपल है, उनकी पूरी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाएंगे। फिर आता है सेंटर सेट्स ऑफ कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो भाई सेंटर ने क्या किया? कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है कॉटन सेक्टर में इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए सेटअप करी है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में, लाइवलीहुड में इंडियन कॉटन फार्मर्स का बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। कॉटन जो है वो तकरीबन 11.7 मिलियन हेक्टेयर जो इंडिया में उगाई जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड को देखें तो इट इज अराउंड 31.2 मिलियन हेक्टेयर ग्लोबली। ठीक है, इंडिया की जो कॉटन इंडस्ट्री है तकरीबन 60 मिलियन पीपल को लाइवलीहुड प्रोवाइड कराती है। टोटल कॉटन प्रोडक्शन इंडिया में फिजिकल ईयर 2021-2022 में 34.062 मिलियन बेल्स रहा। एक बेल होती है 170 केजी की। तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है कॉटन का? दैट इज सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में कौन कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। सेकंड बिगेस्ट है सदर्न जोन। सदर्न जोन में कौन कौन है? सदर्न जोन में है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो भाई और कॉटन से रिलेटेड ब्लैक सॉइल का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर या सॉइल्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो भाई मेरा बैच ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं मैं। नेक्स्ट आता है आपका जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर और स्टेट्स, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 19 2022 को कहा कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं होती, एडवाइजरी होती हैं नेचर में। ठीक है, कि भाई जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके तहत जो इंडियन फेडरलिज्म है इज अ डायलॉग इन विच स्टेट एंड सेंटर ऑलवेज इंगेज इन अ डायलॉग। इसीलिए जीएसटी काउंसिल की चीजें आप बाध्य नहीं कर सकते किसी को। नेक्स्ट आता है भाई इंडिया रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो। कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में। तो इंडिया के पास सबसे जो हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 83.57 बिलियन यूएस डॉलर 2021-2022 में। पिछले साल का कितना था? पिछले साल का था 1.60 बिलियन। इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है, ठीक है, इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है उसमें 23% इंक्रीज हुआ है पोस्ट कोविड।
लॉकडाउन्स हुए और रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ उसके बाद भी। तो तकरीबन अगर हम 2003 से लेके 2004 के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया का एफडीआई है वो 20 टाइम हो चुका है, 20 टाइम्स मतलब हो चुका है, ठीक है। और 2014 2015 के रिस्पेक्ट में देखें तो वो एटलीस्ट डबल हो चुका है, ठीक है। इंडिया का एफडीआई इनफ्लो 45.15 बिलियन था 2014-2015 में, ठीक है। इंडिया एक अच्छी लोकेशन उभर के आई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट उभर के आई है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में काफी लुभावनी लोकेशंस है। कर्नाटका एफडीआई इक्विटी फ्लो में सबसे टॉप पे रहा है और टोटल अगर हम टॉप एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज को देखें तो सबसे ज्यादा सिंगापुर से 27% और यूनाइटेड स्टेट से 18% हुए हैं, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई द परचेज ऑफ एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी बाय एन इन्वेस्टर लोकेटेड इन अनदर कंपनी, एज सिंपल एज दैट। फिर सर्विस चार्ज की बात आई है तो सर्विस चार्ज क्या होता है? सर्विस चार्ज ऑफ फी कलेक्टेड टू पे फॉर द सर्विसेज रिलेटेड टू द प्राइमरी प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग परचेज। जब भी आप कोई सामान लेते हो तो फिर आप उसके साथ में सर्विस चार्ज भी दे सकते हो उस सर्टेन रिस्पेक्ट सर्विसेज के लिए या प्रोडक्ट के लिए। तो सर्विस चार्ज रेस्टोरेंट में एडिशनल अमाउंट होती है जो कस्टमर को पे करनी पड़ती है फाइनल बिल के तौर पे, ऐसा सर्व फॉर द सर्विस ऑफ द सर्विंग स्टाफ। तकरीबन 10% तक चार्ज की जाती है। क्या वो कंपलसरी है? गवर्नमेंट ने कहा है कि ये वॉलेंटरली है, भाई आप अपनी इच्छा से दे सकते हैं, लेकिन कई सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं वो ग्राहक को बताए बिना उसको फाइनली कंपलसरी तौर पे ऐड कर देते हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई अब आपको जो है डाइनर से पूछना पड़ेगा, जो खाना खाने आ रहे हैं उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्या आप सर्विस चार्ज मतलब देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। तो वो मैंडेटरी की जगह अब ऑप्शनल हो गया है। फिर इसके साथ इंडिया की जो जीडीपी थी 2022 के हिसाब से उसका जो प्रोजेक्शन था वो था 8.2 से लेके 8.5% इन FY 2022। ये किसने किया था? ये किया था एसबीआई ने। एसबीआई की जो रिसर्च रिपोर्ट है इको रैप, उसके तहत ये चीज प्रोजेक्ट की गई थी। अब हम आते हैं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे। तो भाई देखो, वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट मेरीन मैमल वो एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है, खत्म होने की कगार पे है, तकरीबन 10 बचे हुए हैं। तो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट मेरीन एनिमल जिसे कहा जाता है वेकिटा पोर्पोइज, खत्म होने की कगार पे 10 बचे हुए हैं। उनका हैबिटेट कहाँ पे है? मैक्सिकोस गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। किसके हिसाब से डेटा है? ये WWD वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डेटा। तो ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है मैक्सिको के पास में, यहाँ पर ये पाई जाती हैं। इनका जो वेट होता है वो होता है 55 kg तक और इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 1.5 मीटर तक, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सेटासियंस होते हैं। सेटासियंस क्या होते हैं? सेटासियंस आर मेंबर ऑफ एन एंटायरली एक्वेटिक ग्रुप ऑफ मैमल्स कॉमनली नोन एज व्हेल्स, डॉल्फिन्स और पोर्पोइज, ठीक है। ये इन सब से रिलेटेड होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनकी डॉल्फिन्स के साथ कॉमन होती हैं, लाइक ग्रेट इंटेलिजेंस वगैरह। तो पोर्पोइज आर अ ग्रुप ऑफ एक्वेटिक मेरीन मैमल्स सिमिलर इन अपीयरेंस टू द डॉल्फिन्स, ठीक है। ये 2 साल में सिर्फ एक बार ही रिप्रोड्यूस करती हैं, इसी की वजह से इन जो एक्सीडेंशियली ट्रैपिंग होती है फिशिंग नेट्स में, इलीगल फिशिंग वगैरह में, इसकी वजह से खत्म होती जा रही है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम और कुछ फैक्ट्स देखेंगे तो भाई वर्ल्ड के रेयरेस्ट मेरीन मैमल है जिसमें से 10 आपके बचे हुए हैं। वेकिटा का मतलब होता है ये जो वेकिटा होता है इसका मतलब होता है लिटिल काउ, ठीक है, छोटी सी गाय। स्पेनिश में इसको लिटिल काउ कहा जाता है और बहुत ही शर्मीले होते हैं, इल्यूसिव होते हैं, इनकी आंख के आसपास डार्क सर्कल्स भी होते हैं और ये 1958 तक इनको सर्च नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसके बाद इनका थोड़ा सर्चिंग वगैरह हुई, मतलब जो भी वो उनको पता चला इनके बारे में और या दैट्स इट। फिर साइक्लोन आसानी, तो जो साइक्लोन आसानी है उसको नाम दिया श्रीलंका ने, नाम है इसका रैथ इन सिंगलीज। नेक्स्ट इज इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर इन उत्तर प्रदेश। तो भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक शाहबाद पटवई एरिया है, जो ये जो एरिया है शाहबाद का रामपुर का, यहाँ पर एक तालाब है उसको डेवलप किया गया अमृत सरोवर के तौर पे, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है दैट सीक्स टू फोकस ऑन द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन अमंग अदर थिंग्स। ऐसे बहुत सारे अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, यूपी में सबसे ज्यादा बन रहे हैं। उसके बाद आता है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी नोटिफाइड एज इंडिया 52nd टाइगर रिजर्व।
तो भाई जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है राजस्थान में, उसको इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व के तौर पे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने नोटिफाइड किया। मतलब अब ये 4th टाइगर रिजर्व रहेगा राजस्थान में आफ्टर रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा। ठीक है, ये 3 थी, इसके बाद ये 4थी है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA ने एक अप्रूवल दिया था रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको टाइगर रिजर्व के तौर पे बनाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम इनके देखें तो ये जो रामगढ़ विषधारी सेंचुरी है, इसमें टाइगर हैबिटेट है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के साथ। जो नॉर्थ ईस्ट में इसका रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, मुकुंदर हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो उसके सदर्न साइड में है। ठीक है, इसको क्रिटिकल कहा गया है वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स के थ्रू। और टाइगर्स के साथ साथ और भी इसमें जीव जंतु हैं, जैसे कि लेपर्ड है, ठीक है, एंड नीलगाय है, नीलगाय के साथ इंडियन वॉल्फ और स्ट्राइप्ड हाइना, ठीक है, स्लॉथ बियर, गोल्डन जैकॉल, चिंकारा, फॉक्स वगैरह। ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट और भीलवाला और कोटा डिस्ट्रिक्ट के बीच में लोकेटेड है। इंडिया के स्टेटस ऑफ टाइगर्स इंडिया देखा जाए तो इंडिया में अराउंड 2967 जो है वो टाइगर्स हैं, तकरीबन 20 स्टेट्स में फैले हुए हैं। और जब भी किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ रिजर्व के तौर पे नोटिफाइड किया जाता है तो वो इट इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। नेक्स्ट, वर्ल्ड बी डे 2022। ये जो पॉलिनेटर्स हैं ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कैसे सिग्निफिकेंट है। तो वर्ल्ड बी डे हर साल 20 मई को ऑर्गेनाइज किया जाता है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो बीज हैं वो हमारे पीपल को, एनवायरमेंट को सपोर्ट कैसे करती हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो थीम रही है इस साल की वो रही है बी इंगेज, सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया कि वर्ल्ड बी डे में बीज को हम हर बार मनाएंगे to commemorate the world anniversary of beekeeping pioneer Anton Jensa। फिर भाई ब्लू बेलीड कुकरी स्नेक स्पॉटेड इन असम आफ्टर 112 ईयर्स। तो एक बहुत ही रेयर स्नेक है जिसका नाम है ओलिगोडन मेलिनेस। इसको ब्लू बेली कुकरी स्नेक कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में असम में 112 साल पहले स्पॉट किया गया था, अब उसको दोबारा स्पॉट किया गया। ठीक है, किसने स्पॉट किया है? दीपक वीरप्पन एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया, सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म किया कि उनकी टीम जो है मानस नेशनल पार्क में जो उनकी टीम मेंबर्स हैं उन लोगों ने सबने मिलके इस जो ब्लू बेलीड कुकरी स्नेक है इसको स्पॉट किया। अब कुछ और खबरें हैं। सबसे पहले डेनमार्क जो है इट बिकेम द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सस्पेंड द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। उन्होंने ये कहा कि जो डेनिश हेल्थ अथॉरिटी, उन्होंने कहा कि भाई एपिडेमिक है जो हमने अपने कंट्रोल में कर ली है, और यूरोपियन कंट्री यानी कि डेनमार्क अब अच्छी पोजीशन में है। इसके साथ साथ नंद मूलचंदानी जो हैं वो फर्स्ट ऑफ एवर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं किसके? CIA के, इंडियन ओरिजिन के। इसके साथ साथ अगर कैन्स फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इंडिया टू बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर, ठीक है, एट कैन्स मस्ट डू फिल्म। नेक्स्ट इज चाइना हैज रिपोर्टेड द फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H3N8 बर्ड फ्लू। नेशनल हेल्थ कमीशन चाइना का उन्होंने अप्रैल 26 को ये अनाउंस किया कि फर्स्ट ह्यूमन केस H3N8 बर्ड फ्लू का वो हमारे यहाँ पाया गया है। जो स्ट्रेन है एवियन फ्लू का वो डिटेक्ट हुआ था एक 4 साल के बच्चे में, जिसकी फैमिली जो है वो उनके पास ये मुर्गियों की बाड़ा वगैरह हुआ है, पोल्ट्री फार्म टाइप का। और इसके साथ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, मतलब एक बंदा है उसका नाम है यून सुक योल, ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेरिब्रल एनिसोरियम। तो भाई देखो, ऐसी बात है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जी जिनपिंग। तो जी जिनपिंग को सेरिब्रल एनिसोरियम है। सेरिब्रल एनिसोरियम क्या होता है? आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछेगी कि भाई किस फेमस बंदे को सेरिब्रल एनिसोरियम है, नहीं, वो सेरिब्रल एनिसोरियम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगी। तो सेरिब्रल एनिसोरियम होता है वो एक थिन स्पॉट होता है एक आर्टरी पे जो ब्रेन पे होती है। ये थोड़ी सी फूल जाती है, बैलून हो, जो मतलब बैलून टाइप की हो जाती है, ये थोड़ी सी बल्ज आउट हो जाती है और उसके अंदर खून भर जाता है। ठीक है, इसकी वजह से जो नर्व्स होती हैं और सराउंडिंग जो ब्रेन टिश्यू वगैरह होते हैं इनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, वो रप्चर हो सकते हैं, खून फैला सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, एक सब एराक्नॉइड हेमरेज जो होता है, ब्रेन हेमरेज है, वो हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, कोमा या फिर इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है,
और इसके साथ साथ फ्रांस की जो नई पीएम है एलिजाबेथ बॉर्न, ठीक है, ये फ्रांस की नई पीएम है। नेक्स्ट इज जॉन ली, अपनी राइटिंग पे काफी काम करना पड़ेगा। जॉन ली इज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग, हांगकांग के ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो इंडिया और 12 कंट्रीज ने टोटल मिला के अलायंस बनाया हुआ है। ये फ्रेमवर्क जो है इट सीक्स एन ओपन इंक्लूसिव इंटरकनेक्टेड सिक्योर इंडो पैसिफिक एम्स टू काउंटर चाइना's एक्सपेंशन इन द रीजन। IPF इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। द फ्रेमवर्क एनविजन्स अ फ्री ओपन एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक रीजन। सीधी सी बात है, चाइना के थ्रेट को डिटर करने के लिए इसको बनाया गया। फिर डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम घेब्रेयेसस को रिइलेक्ट किया गया है WHO के डायरेक्टर जनरल के तौर पे। इनकी टर्म जो है वो 5 साल की रहेगी। जो डायरेक्टर जनरल होता है उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से, जो WHO में मेंशन है। और फिर उसके बाद WEF की ट्रैवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में इंडिया जो है वो 54th प्लेस पे पहुंच गया, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले 46 पोजीशन थी 2019 में, साउथ एशिया में हालांकि टॉप पे है, लेकिन अब वो 54th पोजीशन पे पहुंच चुका है। जापान जो है उसके पास टॉप स्पॉट है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में। उसके बाद है भाई यूनाइटेड स्टेट्स, फिर स्पेन मतलब ये तीनों जो कंट्रीज है ना, ये एक तरीके से पहली वाली पोजीशंस पे ही है, ठीक है। उसके बाद फिर जर्मनी है, और इंडिया जो है इसका स्कोर है 4.2, वो 54th पोजीशन पे है, जो पिछले साल से 2 साल से कम है, 8 कम है। और फिर आता है अनवर हुसैन शेख, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव टू चेयर WTO कमिटी आफ्टर 10 इयर्स। तो अनवर हुसैन शेख नाम का बंदा है, उसको उनको चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड अंडर काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट किया गया है। पहले इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इस कमेटी पे 10 साल बाद आएंगे। WTA क्या है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशंस के बीच में व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उसके साथ में डील करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रेडिक्टिवली एंड फ्रीली एज पॉसिबल, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपके जो मई के करंट अफेयर्स हैं वो खत्म होते हैं। आप लोगों को मैं अप्रैल के करंट अफेयर्स करा चुका हूं, मई के करा चुका हूं। अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आप NDA 1 2023 या फिर CDS 1 2023 को एम कर रहे हैं, तो आपको तकरीबन 10 से 12 महीने के करंट अफेयर्स हैं, उन पे फोकस करना पड़ेगा। तो वो कहां से स्टार्ट होते हैं? अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक के करंट अफेयर्स आपको करने हैं। दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स और जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पर रिलीज कर चुका हूं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 61158। इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इन ग्रुप्स में जोड़ दूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सब आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो CDS 2 और CDS 2 एंड NDA 2 2023 की बात करें तो नया जो CDS और NDA का बैच है वो 1 मई से स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशंस उसके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी डिटेल्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे प्लस यूट्यूब पे भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, प्लस व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सब जगह आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दैट विल बी द अप्रोप्रिएट टाइम, क्योंकि 1 मई के बाद या फिर कह लीजिए अप्रैल एंड के बाद से जो भी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होंगे। सो दिस विल बी द फर्स्ट बैच। उसके बाद में एक और बैच आएगा, बट उसकी डेट जो है वही फिक्स नहीं है, उसकी डिटेल्स अभी मैंने नहीं डाली, दैट विल ऑल्सो कम सून, ठीक है। तो आई होप दैट कि आप लोग इन करंट अफेयर्स के मल्टीपल रिविजन्स लगाएंगे और आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप लोगों को देख के आइडिया लग गया होगा, जो रिपीटर्स होंगे खासकर उनको, कि भाई ये जो करंट अफेयर्स है इनका लेवल क्या है। ये SSC लेवल के दूसरे लेवल के करंट अफेयर्स नहीं है जो सरफेस लेवल के होते हैं, ये प्रॉपर UPSC लेवल के UPSC पैटर्न के करंट अफेयर्स हैं, जो आपके CAPF NDA इवन FCAT में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, और CDS के लिए तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।